इस पर वो कह गया, जब तक मेरी मंजली दीदी है मैं किसी से नहीं डरता। कादम्बरी ने डरपूर्वक कहा, लो सुन लिया ना, बछड़ा किसी खूंटे के जोर पर उछल रहा है, मालूम हो गया ना। आज मैं साफ साफ कह देती हूँ मंजली, तुमने उसे मुंह लगाया तो ठीक नहीं होगा। भाई बहन के बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिमांगी ने इसके बाद कुछ ना कहा। केचुए ने सांप की तरह मिंडली मारकर काटा है। यह सुनकर उसे विस्मय की सीमा नहीं रही। खिड़की से हटकर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठ गई। सोचने लगी, कितने भारी उत्पीड़न के बाद भोले भाले किशन के लिए उस समय उस तरह आचरण करना संभव हुआ होगा। सोचते सोचते उसका सिर भारी हो गया और फिर बुखार मालूम होने लगा। इसलिए वो असमय ही बिस्तर पर निर्जीव की भांति पड़ी रही। उसके पति ने कमरे में प्रवेश किया, यानी कमरे में आए और हिमांगिनी की इस दशा को ध्यान दिए बिना ही गुस्से भरे हुए कह बैठे, भाभी के भाई को लेकर तुम आज ये क्या झगड़ा कर बैठी? किसी के मना करने पर सुनोगी नहीं? जहाँ जो भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा मिल जाएगा उसी के पक्ष में कमर बांध कर खड़ी हो जाओगी। मुझसे रोज रोज बखेड़ा सहा नहीं जाता। आज भाभी ने मुझे नाहक 10 बातें सुना दी। हिमांगिनी ने थके हुए स्वर में उत्तर दिया, भाभी ने हक की कभी कही भी है जो आज नाहक कह रहे हो। विपिन ने कहा, लेकिन आज तो उसने ठीक ही कहा है ना। मैं तुम्हारे स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूँ। उस बार भी घर के ग्वाले को लेकर तुमने ऐसा ही किया था। तुम्हारे ही कारण मोती कुम्हार के भांजे का इतना अच्छा बगीचा हाथ से आकर निकल गया और पुलिस को शांत करने के लिए 100-150 की चपत अपनी जेब पर लग गई। तो अलग, क्या तुम अपना भला बुरा भी नहीं चाहती? तुम्हारा स्वभाव किस दिन जाएगा? इस प्रकार हिमांगिनी उठ बैठी और पति के चेहरे की ओर देखती हुई बोली, मेरा स्वभाव तो मरने पर ही जाएगा, उससे पहले नहीं। मैं माँ हूँ, मेरी गोद में भी बाल बच्चे हैं और ऊपर भगवान है। इससे अधिक मैं बड़ों की शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मुझ पर ज़्यादा बको बको नहीं। इस समय तुम जाओ। ये कहकर और चादर खींच कर वो करवट बदल कर सो गई। विपिन का अधिक कहने सुनने का साहस नहीं हुआ, लेकिन मन ही मन पत्नी पर गले की फांसी, उस अभागे छोकरे पर भी बहुत अधिक चढ़ गया। दूसरे दिन सवेरे खिड़की खोलते ही हिमांगिनी के कानों में जेठानी के कर्कश स्वर के टंकार ने प्रवेश किया। वो अपने पति को संबोधित करते हुए कह रही थी, लड़का कल से ही भागा हुआ है, तुमने इसकी एक बार भी खोज खबर नहीं ली। पति ने उत्तर दिया, मेरी तरफ से भाड़ में जाए, क्या होगा खोज खबर लेके? पत्नी ने मोहल्ले भर को गुंजाते हुए कहा, फिर तो हमारा इस गांव में रहना भी दूभर हो जाएगा। इस देश में हमारे दुश्मनों की कमी नहीं है। कहीं पर गिरा कर वो मुआ मन मरा गया तो घर भर के छोटे बड़े सभी को जेल खाने जाना पड़ेगा। यह अभी से कह देती हूँ। सब कुछ हिमांगिनी के समझ में आ गया और उस समय खिड़की पर बंद करके एक लंबी सांस लेती हुई वह कहीं और चली गई। दोपहर के समय रसोई घर के बरामदे में बैठी वह रोटी खा रही थी। ढाह चोर की तरह संभल संभल कर पाँव रखता हुआ किशन सामने आ खड़ा हुआ। उसके बाल रूखे और चेहरा सूखा हुआ था। हिमांगिनी ने पूछा, तुम कहाँ भाग गया था रे किशन? भागा तो नहीं था मंजली दीदी, कल शाम के बाद दुकान पर सो गया था। जब नींद खुली तो आधी रात हो गई थी। बड़े ज़ोर से भूख लगी है मंजली दीदी, तो जाकर उसी घर में खा जा, कहकर हिमांगिनी भी खाने लगी। कोई मिनट भर चुपचाप खड़ा रहने के बाद किशन वहाँ से जाने के लिए तैयार हुआ तो हिमांगिनी ने उसे रोक कर अपने पास बैठा लिया और रसोईदारिन से उसे कुछ भात परोसने के लिए कहा। अभी वो आधा ही भोजन कर पाया था कि उमा बाहर से घबराई हुई अंदर आई और इशारे से बतलाया कि बाबूजी आ रहे हैं। बेटी के इस आचरण पर विस्मित होकर माँ ने कहा, आ रहे हैं तो तू इस तरह क्यों कह रही है? उमा आकर किशन के पीछे खड़ी थी। माँ के प्रश्न के उत्तर में उसने उंगली को दिखाते हुए आँख मुंह मटका कर इशारे में जतलाना चाहा कि वो बैठा खा जो रहा है। किशन ने कौतूहल से गर्दन मोड़ कर देखा। उमा की शंकित मुख का संकेत उसे छिप नहीं रहा सका। एक बार भी उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कितना डर उसके मन में पैदा हुआ था न जाने। दूसरे ही क्षण मंजली दीदी जीजा जी आ रहे हैं कहता हुआ थाली खिसका कर उठ गया और रसोई घर के दरवाजे की ओट में जा खड़ा हुआ। उसकी देखा देखी उमा भी एक ओर भाग गई। मकान मालिक ने सहसा आकर पहुंचने पर आचरण चोर करते हैं ठीक वैसा ही व्यवहार
उन दोनों ने भी किया। पहले तो हेमांगिनी ने अद्भुत की भांति एक बार इधर उधर देखा और फिर दीवार से टिक गई। लज्जा और अपमान के शल्य मानो उसकी छाती को चीरता हुआ आर पार निकल गया। दूसरे ही क्षण विपिन वहां आ पहुंचा।